I hope it's visible now. Yes, sir, it's visible now. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पहले देख किया था। आज का दूसरा मॉड्यूल है। कल तक हम लोगों ने जिस मॉड्यूल पे डिस्कस किया था इस मॉड्यूल पे हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस तरह से डिजाइन है कि फिर वो आगे बीच सर का क्लास उसमें आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने कंपलसरी लाइसेंसिंग उसमें ऐड कर दिया था। इसलिए मैं इस वाले मॉड्यूल पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो हम लोग अभी इसी मॉड्यूल पे कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है इस मॉड्यूल कल भी यूज़ करें डीप से, जब उनका पार्ट है पढ़ाने वाला कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था सेक्शन 3 और सेक्शन 4, दैट इज एटॉमिक एनर्जी। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 5 से लेके आई गेस अपोजिशन और रिवोकेशन तक हम लोग देखेंगे, या उससे पहले तक देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली इसे रिपील कर दिया गया था, क्योंकि इसमें था कि प्रोडक्ट पेटेंट फॉर फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल, जो कि मैंने बताया कि 2005 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो फिर उसे हटा दिया गया था, और उसके बाद सॉरी, उस वक्त तक प्रोसेस पेटेंट था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं था। फिर बाद में प्रोडक्ट पेटेंट को लाया गया था। Initially prohibited product patent for pharmaceutical and agrochemicals, and it repealed in 2005 to comply with the TRIPS agreement, allowing products patent in these fields. तो ट्रिप्स एग्रीमेंट को मतलब इन मोशन में लाने के लिए और उसे कंप्लाई करने के लिए इसको सेक्शन 5 को रिपील कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 24, दैट इज पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस। तो एक एक करके हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे। इसमें आप लोग देखिए तो कहीं कहीं मैंने सेक्शन जंप भी किया है। जैसे 6 के बाद 7 आएगा, उसके बाद हो सकता है मैं डायरेक्ट 9 पे जंप कर जाऊँ या डायरेक्ट 11 पे जंप कर जाऊँ। तो ऐसा बहुत सारा आप लोग स्लाइड्स में देखेंगे कि मैंने बीच बीच में बहुत सारे सेक्शन छोड़ दिए। तो छोड़ा हुआ पर्पसली है, क्योंकि वो सब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन में मेजर मेजर पॉइंट है अ, उसको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और अगर किसी को ज़्यादा इन डेप्थ जानना होगा तो मैंने वो बताया था लेक्सिस नेक्सिस का बुक, पेटेंट एक्ट वाला। आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अ, जो हम लोगों को बेसिकली मेजरली जानकारी चाहिए वो इसमें कवर है। ठीक है। तो सेक्शन 6 क्या है, हु कैन अप्लाई। तो इसका एक्चुअल एक्ट में जो लैंग्वेज है, हाँ, इस मॉड्यूल में इस ढंग से लिखा हुआ है कि पहले मैंने एक्चुअल एक्ट में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो डाला हुआ है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, या फिर उसका की पॉइंट्स हो गया, या फिर उसके रिक्वायरमेंट्स जो भी उसमें है उसके बारे में, उस एक्ट को डिटेल्ड करने के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस एक्ट का एक्चुअल लैंग्वेज भी दिखेगा, जो उस वाले स्लाइड्स में मैंने नहीं डाला था, इसमें डाला हुआ है। अ, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको पहले क्या कह रहा है। एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन मे बी मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। जस्ट अ सेकंड लगता है, अच्छे से करना है। तो section 6 है, who can apply it, an application for a patent for any invention may be made by any of the following person. A, by any person claiming hello ma'am, by any person claiming to be the true and first inventor of the invention, or B है by the assignee of the person claiming to be the true and first inventor. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एलिजिबल एप्लीकेंट्स इंक्लूड, तो कौन और ज्वाइन करेगा उससे।
तो कल आप लोगों को जब दस लास्ट के 10-15 मिनट जब सिखा हमने जब क्लास लिया था, तो वहाँ पे जब आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था कि वो कैन अप्लाई, तो उन्होंने ये 3 पॉइंट बताया था, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और असाइन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वही सेक्शन 6 में कवर है कि कौन जो है सो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है। तो सपोज कि कोई इन्वेंटर है, किसी ने एक्चुअल उस चीज को इन्वेंट किया, तो वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो गया। ठीक है। और दूसरा हो गया असाइनी। असाइनी को जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आपने कुछ इन्वेंट किया, लेकिन जब फाइलिंग का जब समय आएगा, तब आपके नाम से वो इन्वेंट ना हो, फाइल ना होके, और वो कंपनी के साइड से फाइल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी उस पर अपनी ओनरशिप रखना चाहती है। तो तब उसे साइनिंग कहेंगे। उसके बाद है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ इन्वेंटर्स डेथ। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है इन केस अगर क्या कोई इन्वेंटर का डेथ हो जाए, जो जिसने इन्वेंट किया है, तो उस केस में उसके फैमिली मेंबर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर सकते हैं, या फिर वो खुद एज उसके बिहाफ में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी अटॉर्नी को हायर कर सकते हैं, तो उस केस में ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगला है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज सेक्शन 7। तो इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी एप्लीकेशन शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फाइल्ड एट द अप्रोप्रिएट ऑफिस। और इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है? यूज फॉर्म 1 फॉर फाइलिंग, इंक्लूड डिटेल्स लाइक द एप्लीकेंट्स नेम, एड्रेस एंड टाइटल ऑफ द इन्वेंशन। इसलिए कहना चाह रहा है कि जो भी उससे रिलेटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो पेटेंट एक्ट में मेंशन है, और जिसका जो रिक्वायरमेंट है उस कंसर्निंग ऑफिस में ही आपको जमा करना है। तो उसमें रिक्वायरमेंट में आपका फॉर्म 1 हो गया, और उसमें नेसेसरी डिटेल्स क्या क्या रहता है, तो एप्लीकेंट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, टाइटल हो गया। तो ये सब सेक्शन 7 में कवर है। ठीक है। अगला है सेक्शन 9, दैट इज प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में 2-3 बार पहले भी चर्चा हो चुका है, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो इसका टेक्स्ट क्या है? वेयर एन एप्लीकेशन इज accompanied by provisional specification or complete specification shall be filed within 12 months। ठीक है। तो प्रोविजनल में क्या होता है कि आपको 12 मंथ का एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है। और रीजन भी उसका आप लोगों को पता है। सपोज कि आपका इन्वेंशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको एक टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में आपको लगता है कि मेरा इन्वेंशन जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। आप बस उसके टाइटल पे या फिर जो उस पे एक तत्काल जो है आप उसका एक ये सिक्योर करना चाहते हो। और जब उसका वो कंप्लीट हो जाए, आपका इन्वेंशन विद इन 12 मंथ पीरियड, तो आप फिर इसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। पर्पस सिक्योर अ प्रायोरिटी डेट व्हाइल फाइनलाइजिंग द इन्वेंशन। और इसमें फॉर्म कौन यूज होगा? तो यूज फॉर्म 2 फॉर स्पेसिफिकेशन। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है? कौन सा सेक्शन में? इस सेक्शन 9 सब क्लास 2। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके इन्वेंशन से रिलेटेड हर एक माइक्रो डिटेल जो भी रह सकता है, एक एक ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन रहता है, क्लेम्स पर रहता है, ये ड्राइंग डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग। ठीक है। तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आता है। हाँ, एक एक रीजन और है। एक रीजन और मैंने बताया था कि सपोज कि कोई इन्वेंटर है और वो अपने इन्वेंशन के बिहाफ पे फंडिंग रेज करना चाहता है, तो भी वो जनरली प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर देता है, ताकि 12 मंथ का उसको एक ग्रेस मिल जाए, टाइम पीरियड मिल जाए, और वो इन्वेस्टर को कहीं कहीं से फंडिंग रेज कर पाए। और जब तक 12 मंथ उसका होगा, का पीरियड कंप्लीट हो, इन्वेस्टर भी उसके पास आ जाए, और फिर वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दे। तो ये दो रीजन जनरली होते हैं।
ठीक है। अगला है सेक्शन 10। इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, जब मैंने जब मैंने पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाया था, उस समय मैंने बताया था सेक्शन 2 और सेक्शन 10 पढ़ाया था। सेक्शन 10 में क्या था? सफिशिएंट डिस्क्लोजर। तो बता सकता है क्या था सफिशिएंट डिस्क्लोजर? एनीवन? अंजलि, श्रुति, सुरभि, कोई भी बता सकती है क्या था सेक्शन 10 में? ये सामने यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर बता पाओ, इसे देख के भी बता पाओ तो बता सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कोई भी ये बता सर, सकती हो? हाँ, आपने बोलो। कहा था कि स्पेसिफिकेशन इस हिसाब से डिफाइन होनी चाहिए कि कोई भी जो अननोन इंसान है वो भी वो चीज बना सके दोबारा। नहीं 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 नहीं, इसमें सफिशिएंट डिस्क्लोजर था कि उसका हर एक की एलिमेंट जो भी है, छोटा से छोटा चीज, ठीक है, उस उसमें डाला रहे, मतलब इतना कि अब उसके बाद उस इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी और एक्स्ट्रा डिटेल मिस ना हो और रह ना गया हो। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है सफिशिएंट डिस्क्लोजर, यानी कि उस इन्वेंशन से रिलेटेड जितना सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने एग्जामिनर के साथ या पेटेंट ऑफिस के साथ डिस्क्लोज किया। तो की एलिमेंट्स कुछ कुछ हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मेन चीज इसमें कवर अप है। जैसे इन्वेंशन का टाइटल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, इसके क्लेम्स क्या हो गए, ड्राइंग और मॉडल्स अगर नेसेसरी है तो बेसिकली सारा चीज ये 3 पॉइंट ही कवर करा। अगर ये पूरा रह भी गए होंगे तो वो इतना रेलेवेंट नहीं। तो इसमें वही कवर था, सफिशिएंट डिस्क्लोजर। यहाँ पे इसका वर्ड क्या है? कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो मैटर वही है, बस इसका वर्ड चेंज हो गया हुआ है। जब पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था तो ये 2 पॉइंट हमने देखा था। सेक्शन 2 का डिटेल देखा था, जिसमें नोवेल्टी और वेंटेज और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी था, और एक सेक्शन 10 था। तब ये चारों मिला के क्लब करके सब पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया बनता था। और जो इस चारों को फॉलो कर पाता था इस पर्टिकुलर को। ये तुमने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन? सर, ये डिस्क्रिप्शन एंड क्लेम्स में क्या डिफरेंस होता है? मतलब हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम वही तो क्लेम कर रहे हैं, तो नहीं इनमें नहीं, डिफरेंस क्या है? क्लेम और डिस्क्रिप्शन अलग अलग चीज हो गया। डिस्क्रिप्शन मतलब कि आप उसके बारे में पूरा स्टोरी बता रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने अपना हेलमेट का पेटेंट फाइल किया, तो हमने अब उस पूरे हेलमेट के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हेलमेट जो है सो पहले से एग्जिस्टिंग मार्केट में जो है सो इतने बड़े मार्केट में इसका इतना रिक्वायरमेंट है। डिस्क्रिप्शन में ये सब दिया गया कि अभी तक जो है सो बहुत सारी कंपनियां ने ये बनाया, लेकिन उसने ये सब प्रॉब्लम फेस किया, ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जो मेरा ये हेलमेट सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ लिखा रहता है, हर एक स्टोरी, और वो भी डिटेल्ड। लेकिन क्लेम जो रहता है जनरली वन जनरली वन लाइनर रहता है, 1 से 2 लाइन मैक्सिमम हो गया, 1 से 2 लाइन में क्लेम को निपटाया जाता है। जैसे पॉइंट नंबर 1, क्लेम का 1 लाइन 2 लाइन होगा, फिर क्लेम नंबर 2, फिर उसका 1 से 2 लाइन होगा। वो एकदम टू द पॉइंट रहता है क्लेम्स। तो डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे मैं उसे नहीं दिखाऊं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज। मतलब आप उसको मार्केट से भी कंपेयर कर रहे हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, अभी तक जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो चीज एग्जिस्ट कर रही थी वो कैसे इनसफिशियंट थी, मेरा पेटेंट कैसे सफिशियंट है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। लेकिन क्लेम्स में हम लोग ये चीज नहीं लिखते हैं। क्लेम्स में हम लोग टू द पॉइंट लिखते हैं कि मेरे हेलमेट में मैंने ये फीचर डाला है, क्लेम नंबर 1। मैंने मैंने अपने हेलमेट में ये फीचर डाला है जो आ, जब तक इंसान हेलमेट को नहीं पहने तब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो। क्लेम नंबर 2 ऐसे करके मैंने 3 4 5 जब जितने मेरे क्लेम्स हैं वो सीरियली करके लिख लिया। तो ये टू द पॉइंट होता है, 1 से 2 लाइन में। लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी पेटेंट, अगर आप जाओ गूगल पेटेंट पे सर्च करो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, या इवन पेटेंट वेबसाइट, आईपी इंडिया के पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे भी जाके अगर पेटेंट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप देखो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत
लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ में होगा, लेकिन क्लेम्स ऐसे नहीं होते। क्लेम ज्यादा जनरली वन लाइनर और टू लाइनर होता है। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस होता है। उसमें पूरा कहानी रहता है, पूरी स्टोरी रहती है, लेकिन क्लेम्स ऐसे नहीं रहते, क्लेम टू द पॉइंट रहता है। क्रिस्टल क्लियर। ओके, थैंक यू सर। इसके बाद है सेक्शन 11 है, दैट इज पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। Every application shall be published after the expiry of 18 months from the filing date। अब देखो होता क्या है कि जैसे हमने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया, तो 18 मंथ के बाद वो खुद ब खुद इसके कुछ सर्टेन डिटेल्स जो है सो पब्लिश हो जाते हैं पब्लिक डोमेन में। और ये होता क्या है, तो जर्नल में पेटेंट ऑफिस के ऑफिस द्वारा एक जर्नल पब्लिश किया जाता है, उस जर्नल में रहता है। मैं दिखाता हूँ स्लाइड आपको। आप लोगों को ये दिख पा रहा है, पेटेंट एंड डिजाइन जर्नल। यस सर। हाँ, तो ये आईपी आईपी इंडिया का, आप आईपीओ की वेबसाइट पे जाइएगा, इंडिया के। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट या गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पेटेंट जर्नल। फर्स्ट वेबसाइट खुल के आ जाएगा। देन अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन यही वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग लिंक भी दे सकते हैं, sir.ig.india.gov.in। तो यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको डेट वाइज जो है सो यहाँ पे दिख जाएगा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है। तो एक सर्टेन डेट के बाद जो है सो ये पब्लिश होता है। से एक तो हुआ था 30/5/2025, उसके बाद 6/6/2025, उससे पहले 23/5/2025, ऐसे ऐसे करके पब्लिश हुआ है। तो आप यहाँ से जाके उस जर्नल को भी देख सकते हो। तो उसमें जो है सो इससे रिलेटेड सारा ये जो नेसेसरी डिटेल्स रहता है वो पब्लिश रहता है। तो उसके पीछे पर्पस क्या है? तो उसके पीछे दो तीन पर्पस है। सबसे पहला पर्पस है कि कोई जो है सो ये क्लेम कर दे कि नहीं, ये तो पहले से एग्जिस्ट करता था। सपोज कि मैंने पेटेंट फाइल किया और किसी थर्ड पार्टी ने देखा कि नहीं, इस ढंग से ये तो पहले से ही फाइल हो चुका है, तो वो एक अपना इशू रेज कर सकता है। और इसके पीछे पर्पस भी यही रहता है कि कोई जो है सो थर्ड पार्टी या कोई कॉम्पिटिटर जो है उस पेटेंट का, जैसे मान लीजिए कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, मैं फार्मा कंपनी में, और मैंने एक दवा दवा का पेटेंट फाइल कराया, और कोई अदर कंपटीटर कंपनी का कंपटीटर फार्मा कंपनी में, तो वो उस जर्नल को देखेगा, पढ़ेगा, और वो जो है सो इशू रेज कर सकता है। ताकि जनरली ये कंपटीटर सब करते हैं, ताकि अदर मतलब नेक्स्ट पार्टी को, अपोनेंट पार्टी को के ग्रोथ को स्लो डाउन कर दें। लेकिन इसका बेसिक पर्पस यही रहता है कि नोवेल्टी और ऑथेंटिक चीज को ही ग्रांट दिया जाए, अननेसेसरी चीज को और जो रेपिटेटिव है उसे नहीं दिया जाए ग्रांट। ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं, अलाउज पब्लिक स्क्रूटनी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। हो सकता है कि पेटेंट ऑफिस ये चेक ना कर पाए। अ, बहुत सारे पेटेंट ऐसे होते हैं जो वहां तक पेटेंट ऑफिस की नज़र नहीं पहुंच पाती है कि पहले से ये पेटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन केस तो वैसे केस में जर्नल में अगर कोई वैसा पढ़ता है आदमी, तो वो पब्लिक पढ़ती है, तो वो उसे इशू रेज कर सकती है कि नहीं नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। ये पहले से एग्जिस्ट करता है। वो अपना पूरा डिटेल वहाँ पे देता है। और उसके बाद
तो फिर से पेटेंट ऑफिस फिर उस पे इशू रेज करती है, अपना एफईआर फिर रेज करेगी। तो वो बैक एंड फोर्थ चलता रहता है पूरा। और अर्ली पब्लिकेशन कैन बी रिक्वेस्टेड यूजिंग फॉर्म 9। और ये फॉर्म 9 है जो हेल्प करता है आपको कि ये तो 18 महीने का जब तक होगा नहीं तब तक जर्नल में पब्लिश होगा नहीं। तो जल्दी करने के लिए, पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए फॉर्म 9 फाइल किया जाता है। एक सर्टेन फीस भी उस पे लगता है, ताकि जल्दी से जर्नल में पब्लिश हो जाए। किसी को अगर इशू है तो वो रेज कर दे पब्लिक, और फिर जल्दी से एफईआर इशू हो जाए, एफईआर पे जल्दी से हियरिंग हो जाए, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और ग्रांटिंग जो है वो जल्दी से हो जाए पेटेंट पे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेक्शन 11A का ये पूरा था डिटेल। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 12 to 18 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आफ्टर फाइलिंग, मतलब जब हम पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करते हैं उसके बाद पेटेंट ऑफिस में क्या सब होता है, मतलब क्या खिचड़ी पकती है वो पेटेंट ऑफिस में, वो हम देखेंगे 12 से लेके 18 में। उसके ओवरऑल प्रोसेस कैसे रहते हैं, एग्जामिनर फिर क्या करता है, कंट्रोलर क्या करता है। ठीक है, तो व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज फाइल्ड, सेक्शन 12 में है ये, व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज फाइल्ड, द कंट्रोलर शैल रिफर द एप्लीकेशन टू एन एग्जामिनर फॉर compliance with the act। और इसके की स्टेप्स क्या हैं? फाइल फॉर्मेटिंग टू रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन, और दूसरा है एग्जामिनर इशू द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और एप्लीकेंट मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 6 मंथ। तो एग्जामिनेशन के रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म 18 को फाइल किया जाता है। ठीक है, और एग्जामिन होने के बाद एक एफईआर पब्लिश किया जाता है पेटेंट ऑफिस की तरफ से। एफईआर मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब कि आपने जो पेटेंट फाइल किया, तो एग्जामिनर उस पूरे फाइल को एग्जामिन करता है अपने लेवल पे, सारा कुछ वो प्रायर आर्ट सर्च करेगा, उसके बाद सारा कुछ अपने लेवल पे एक एक चीज चेक करेगा। और वहाँ पे एग्जामिनर का ये मतलब इंटेंट रहता है कि इस फॉर्म को रिजेक्ट कैसे किया जाए। तो वो इंटेंट के साथ ही उस फॉर्म को चेक करता है, उसमें अगर उसे एक भी लूप होल मिल जाए तो वो मतलब फटाक से जो है सो उसको एफईआर में डालता है। उसका सोल पर्पस ऐसा नहीं रहता है कि वो जानबूझ के करे, लेकिन उसका इंटेंट ऐसा रहता है कि मुझे इसमें से लूप होल निकालना है ताकि ऑथेंटिक चीज को ही पेटेंट दिया जाए। और एफईआर जब इशू हो जाता है तब विद इन 6 मंथ एप्लीकेंट जो होता है, यानी कि हम लोग जो फाइल कर रहे हैं, इन्वेंटर हो गया या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, अटॉर्नी हो गया या असाइनी हो गया, उसे विद इन 6 मंथ पीरियड में रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर उस पीरियड में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है तो फिर आपको वो फिर एक तरह से खारिज हो जाएगा, आपको फिर से प्रोसेस को इनिशियल लेवल से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फाइल करना पड़ेगा और एंड ऑल। तो ये हो गया सेक्शन 12। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 11 है, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो every patent application shall be published after the expiry of 18 months following the authority which is the authority of। तो यहाँ पे ये समराइज होके आ गया हुआ है की पॉइंट। पहला है ऑटोमेटिक पब्लिकेशन, तो जो 18 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है। और दूसरा अर्ली पब्लिकेशन जो फॉर्म 9 फाइल करने से हो जाता है, और ये कितना दिन में हो जाता है? विद इन 1 मंथ जो है सो ये जर्नल में आ जाएगा। और इफेक्ट ऑफ पब्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ पब्लिकेशन यही होता है कि आपको आपके पेटेंट पे ग्रांट मिल जाएगा, आपको राइट्स मिल जाएंगे, और अगर कोई वैसा डैमेज होता है तो उस पे आपको क्लेम करने का आपको राइट भी मिल जाएगा। मतलब आप बेसिकली आपको अपने पेटेंट पे जो राइट्स मिलने चाहिए वो सारे मिल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 12 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन टेक्स्ट फ्रॉम
The controller shall refer the application to an examiner for examination. और इसके key aspects क्या है? Request examination by filing Form 18. The examiner checks compliance with section 2, 3 and 10. तो जैसे ही आप फॉर्म 18 फाइल करते हैं एग्जामिनेशन के रिक्वेस्ट के लिए, तो हर एक चीज जो है सो एग्जामिनर से चेक करता है, और वो सेक्शन 2, 3 और 10 के हर एक सब सेक्शन से मिलाता है कि क्या ये पेटेंट इन सारे पैरामीटर पे खरा उतर रहा है कि नहीं, ये सारे चेकलिस्ट इस पे ओके हैं। अगर कोई भी एक भी चीज अगर कंप्लाई नहीं करता है तो फिर वो मतलब नॉट एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 13 जो है सर्च फॉर एंटिसिपेशन, और इसका पर्पस क्या है? द एग्जामिनर कंडक्ट्स अ प्रायर आर्ट सर्च टू डिटरमाइन इफ द इन्वेंशन इज नोवेल। अब क्या है कि सिर्फ इन्वेंटर ही प्रायर आर्ट सर्च नहीं करता है, या फिर अटॉर्नी ही प्रायर आर्ट सर्च नहीं करता है, या फिर यानी कि जो फाइल करता है बेसिकली, या तो इन्वेंटर फाइल कर सकता है, या साइनिंग कर सकता है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है। तो इस तीनों में सिर्फ यही तीनों प्रायर आर्ट सर्च नहीं करते। इवन इन्वेंशन से पहले, यानी कि आप अगर कुछ इन्वेंट कर रहे हैं उस समय भी आप सर्च तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इतना अपना इनपुट लगाना पड़ रहा है, अपनी इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, कॉस्ट लग रहा है, पेटेंट फ्री में तो होता नहीं। तो पूरा आपको एक एनर्जी लग रही है। तो आप भी एक प्रायर आर्ट सर्च करते हैं कि क्या पहले से ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो आप फिर मूव ऑन कीजिएगा, आप दूसरा चीज़ सर्च कीजिएगा, दूसरा चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर भी अपने लेवल पे एक प्रायर आर्ट सर्च कंडक्ट करता है, ताकि वो अ, ये डिटरमाइन कर पाए या डिफाइन कर पाए कि वो इन्वेंशन जो है वो नॉवेल है या नहीं। कंसीडर्स प्रायर पेटेंट्स, पब्लिश्ड लिटरेचर, पब्लिक डिस्क्लोजर, और वो क्या किस किस चीज में जाके सर्च करता है। तो पेटेंट हो गया, या कोई पब्लिश्ड वैसा लिटरेचर हो गया, या फिर कोई ऐसी पब्लिक डिस्क्लोजर हो गई। ये सारे चीजों को वो टैपिंग करता है, वहाँ पे हर एक जगह पे जा जाके वो सर्च करता है, तब जाके उसे अगर मिल जाता है कि नहीं, ये कहीं से ये इन्वेंशन जो है सो मैच नहीं कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली नॉवल है, तब जाके वो इस पे आगे प्रोसीड करती है काम करने के लिए। अदरवाइज अगर उसे एक भी पॉइंट मिल जाता है तो फिर वो नॉवेल्टी क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है। अगला हो गया पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, सेक्शन 11A। सेक्शन 14 हो गया कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंट्रोलर। और रोल ऑफ कंट्रोलर क्या है? रिव्यूज द एग्जामिनर रिपोर्ट एंड डिसाइड वेदर टू प्रोसीड, सीक अमेंडमेंट्स और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। और अब क्या है? अब यहाँ पे कंट्रोलर का रोल आ गया कि एग्जामिनर ने तो अपना काम कर दिया, वो सारा एफ ई आर जितना भी था पब्लिश कर दिया। अब कंट्रोलर यहाँ पे आएगा और देखेगा कि क्या एग्जामिनर ने जो रिपोर्ट बनाया है, ये सब पेटेंट ऑफिस में ही हो रहा है। ठीक है, ये सब पेटेंट ऑफिस के बाहर, ये जितना भी खिचड़ी पक रहा है ये सब पेटेंट ऑफिस के अंदर ही हो रहा है। कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर अब चेक करेगा कि इसमें जो रिपोर्ट बनाया है उस पे क्या और भी अमेंडमेंट करने का जरूरी है, और भी रिक्वायरमेंट चाहिए, या फिर इस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट करना है। तो ये फाइनल डिसीजन जो है कंट्रोलर अपना करती है। उसके बाद फिर आगे प्रोसीडिंग कर, ये फिर प्रोसेस आगे प्रोसीड होता है। इसके बाद है फ्रॉम सेक्शन 16 to 18, दैट इज अमेंडमेंट्स एंड डिविजनल एप्लीकेशन। तो सेक्शन 16 में है डिविजनल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इफ एन एप्लीकेशन कंटेन्स मोर देन वन इन्वेंशन। एग्जाम्पल है a single filing includes two invention, one invention can be divided into new application। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सपोज कि मैंने एक बार बार मैं हेलमेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अब सपोज कि एक हेलमेट है, तो मैंने उस पे एक सर्टेन पार्ट पे क्लेम किया कि मुझे ये इस इन्वेंशन पे पेटेंट चाहिए। लेकिन अब बाद में मुझे ऐसा समझ में आया कि नहीं, इस पे मैं एक और पेटेंट ले सकता हूँ, या फिर मुझे उसी समय समझ में आया कि नहीं, इस पे दो पेटेंट लिया जा सकता है, एक इतने पार्ट पे और एक इतने पार्ट पे, क्योंकि वो दोनों पार्ट अपने अपने में जो है सो
नॉवेल है और उसका अपना अपना अलग अलग फीचर है। तो इस बेसिस पे आप दो इन्वेंशन एट अ टाइम रेज कर सकते हो। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए दोबारा फाइलिंग करना पड़े, पूरे प्रोसेस को रिपीट करना पड़े। सिंगल फाइल में ही आप इस दोनों इन्वेंशन को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिंगल फाइल इंक्लूड टू इन्वेंशन, वन इन्वेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री। उसके बाद है सेक्शन 17 और 18, अलाउ अमेंडमेंट्स टू एप्लीकेशन बिफोर एंड आफ्टर द ग्रांट प्रोवाइडेड दे डोंट ब्रॉडन द क्लेम्स। अब इसमें क्या है कि सपोज कोई क्लेम जैसे कोई इन्वेंशन, अब उसमें मुझे कुछ चेंज करना है। ठीक है। तो इससे आपका स्कोप नहीं बढ़ जाएगा उस क्लेम का। जैसे कि मैंने हेलमेट पे केवल एक सर्टेन पार्ट पे ही अपना क्लेम किया है, आप उसमें कुछ चेंज चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे हेलमेट पे क्लेम मिल जाएगा। आपको उसी पार्ट उतने ही क्लेम में आपको बस चेंज आप चेंज कर सकते हो। ये आप पहले भी कर सकते हो और ग्रांट के बाद भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दे डोंट ब्रॉडन द क्लेम्स, यानी कि आपका जो क्लेम था वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन था उस क्लेम में बस वो चेंजेस किया जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही जम्बल्ड है ये स्टेटमेंट रखने में। तो इसको मैं अलग अलग करके समझाने की कोशिश किया हूँ कि चेंज हो सकते हैं लेकिन क्लेम एज इट इज रहेगा, क्लेम पे असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उस पार्ट पे ही आपको क्लेम मिलेगा, पूरे हेलमेट पे क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 43 से लेकर 56 तक, दैट इज ग्रांट ऑफ पेटेंट्स एंड राइट्स ऑफ पेटेंटीज। हाँ, इस यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पूछ लेता हूँ, तेरे किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता हूँ। एनी वन? अंजलि, श्रुति, सुरभि, जल्दी से बता दो तब मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर। No, sir. ओके। तो सेक्शन 43 है ग्रांट्स, ग्रांट ऑफ पेटेंट। और इसका लैंग्वेज क्या है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट हैज बीन फाउंड टू बी इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, द पेटेंट शैल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट and the controller shall publish the fact that patent has been granted। मतलब कि 43 में जाके आपको फाइनली पेटेंट का ग्रांट मिल गया, दस assert, और इसका की पॉइंट मतलब आसान भाषा में सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांट इज इशूड टू द एप्लीकेंट, यानी कि जो फाइल किया उसे मतलब इन्वेंटर को पेटेंट ग्रांट मिल गया। डिटेल्स ऑफ द ग्रांटेड पेटेंट आर पब्लिश्ड इन द पेटेंट जनरल। और जो पेटेंट ग्रांट हुआ उस पे भी वो पेटेंट जर्नल में फिर से पब्लिश हो गया। और उस पेटेंट की वैलिडिटी क्या हुई, 20 years फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ग्रांट डेट नहीं, यहाँ पे सही से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ फाइलिंग डेट नॉट ग्रांट डेट। यानी कि हो सकता है कि मैंने फाइल आज किया और मुझे ग्रांट जो है 6 महीने बाद मिला या साल भर बाद मिला। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो साल भर बाद का जो डेट होगा उस डेट से मेरा 20 years होगा, नहीं। मैंने जो फाइल किया, जैसे मैंने आज फाइल किया तो आज से ही मेरा 20 year का वो ड्यूरेशन जो है वो टाइम वैलिडिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज समझने वाली है, पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 years फ्रॉम द फाइलिंग डेट। उसके बाद है सेक्शन 48, दैट इज द राइट्स ऑफ पेटेंट। The language of the patent grants the patentee the exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale, or selling the patented invention without consent। तो इसमें मैंने शुरू में ही वो एक्सक्लूसिव राइट वाला एग्जांपल दिया था। ये एक्सक्लूसिव राइट क्या है, मतलब आपको एक स्पेशल राइट मिल जाता है कि आप उसको अपने लेवल पे, मतलब आपको उसका सोल राइट मिल जाता है कि आप उसे चाहे जैसे यूज करो, आइदर आप उसे यूज करो उस पेटेंट को, उसे सेल करो, या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर उसे डोनेट कर दो पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप उसके सोल अथॉरिटी हो गए आफ्टर ग्रांटिंग पेटेंट।
ठीक है। और एक्सक्लूसिव राइट है तो कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन भी नहीं हो सकता। अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करती है विदाउट आपके कंसेंट के तो आप उस पर लॉसूट फाइल कर सकते हो। फिर कोर्ट का चक्कर होगा। और इसमें की पॉइंट है एक्सक्लूसिव राइट मैन्युफैक्चर यूज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वेंशन। और इसके स्कोप क्या है? फॉर प्रोडक्ट पेटेंट राइट एक्सटेंड टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड फॉर प्रोसेस पेटेंट राइट एक्सटेंड टू प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग द पेटेंटेड प्रोसेस। तो इसको एक बार फिर से समझना। प्रोडक्ट के लिए क्या है कि उस पे केवल प्रोडक्ट पे ही उसके राइट्स रहते हैं। ठीक है। एंड फॉर प्रोसेस पेटेंट राइट एक्सटेंड टू प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग द पेटेंटेड प्रोसेस। तो जैसे मान लो कि कोई प्रोसेस पेटेंट है और उस उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो दोनों तक उसके राइट सिक्योर रहते हैं। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट खुद अपना राइट ओन करता है, लेकिन अगर किसी ने अगर प्रोसेस अगर पेटेंट कराया है तो हो सकता है कि कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है, प्रोसेस तो आपको फॉलो नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। उस केस में प्रोसेस पेटेंट के केस में उसके राइट्स जो हैं प्रोडक्ट तक सिक्योर रहते हैं। ठीक है। तो इस दोनों का स्कोप अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। अगला है सेक्शन 50 दैट इज को ओनरशिप ऑफ पेटेंट्स। इसके टेक्स्ट क्या है? टू और मोर पर्सन मे बी ग्रांटेड पेटेंट ज्वाइंटली। हो सकता है ऐसा है कि कोई इन्वेंशन को बनाने में एक से ज्यादा पेटेंट रिक्वायर्ड हो, लगे हों। जैसे मान के चलो जैसे मैंने हेलमेट बनाया तो केवल मैंने ही नहीं बनाया, किसी और थर्ड पार्टी ने किसी और मेरे कलीग ने बनाया या फिर पूरी टीम ने बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पर्सन जो है अ, उनके नाम के ऊपर पेटेंट ग्रांट हुआ हो। और सेक्शन में सेक्शन 50 में यही कवर्ड है। So की पॉइंट क्या है? को-ओनर ओनर्स मस्ट अग्री ऑन यूजेज एंड लाइसेंसिंग एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द पेटेंट आर शेयर्ड अमंग को-ओनर्स। तो ये आपस का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक ये बिजनेस डील की तरह हो सकती है। जनरली ये कंपनीज में होता है या फिर प्राइवेट पार्टी भी अपने जैसे कोई अपना सोलली अगर कोई इन्वेंट कर रहा है दो तीन आदमी मिलकर, तब भी ये जनरली किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखना है सेक्शन 53 दैट इज टर्म ऑफ पेटेंट। तो ये तो सही मैंने बताया कि 20 ईयर्स के लिए वैलिडिटी रखती है फ्रॉम द फाइलिंग डेट। एंड फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन द टर्म बिगिंस ऑन इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। तो हो सकता है कि आपने इंडिया में किसी और डेट को फाइल किया हो, लेकिन तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका ये इंडिया वाला डेट काउंट नहीं होगा, फाइलिंग डेट काउंट नहीं होगा। इंटरनेशनली आपने जिस कंट्री में जो फाइल किया होगा तब से आपका 20 ईयर का वो फाइलिंग टर्म जो है सो काउंट होगा। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 54 to 56 दैट इज पेटेंट्स ऑफ एडिशन। इसका पर्पस क्या है? ग्रांट्स प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पेटेंट इन्वेंशन। तो की पॉइंट क्या है? वैलिड फॉर द सेम टर्म एज ओरिजिनल पेटेंट एंड डज नॉट रिक्वायर अ सेपरेट रिन्यूअल फी। बेसिकली अगर कोई पेटेंट ग्रांटेड है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत पड़ता है किसी को कि एग्जिस्टिंग पेटेंट में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो भी इसमें एक स्कोप है इसका। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रिन्यूअल फी आपको नहीं लगेगा। और आपका टर्म सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन किया तो उसकी वैलिडिटी फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है लिमिटेशन ऑन राइट्स ऑफ पेटेंट। तो इसमें है पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन और बोलर प्रोविजन सेक्शन 107A। तो यहाँ ये कुछ इसके राइट लिमिटेशंस हैं जिसको मैंने बस हाईलाइट कर दिया, इसे कवर नहीं किया क्योंकि वो ऐसा नीड नहीं था। और इसके बाद अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानना होगा तो वो अपना वो गूगल के थ्रू अपना पढ़ लेंगे। मैंने बस हाईलाइट कर दिया ये 3 पॉइंट। और यहाँ से
अपोजिशन एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट से लेकर कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो गया, रेमिडीज हो गया, जितने भी हैं, ये जितने भी बचे रेस्ट पार्ट हैं, ये आपके दीप नारायण सर कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो नेक्स्ट वीक या जब भी उनको टाइम मिले वो कवर करेंगे आपका। तो अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो सकता है, एनीवन, किसी को भी कोई क्वेश्चन। So, so what is the difference between section 10(4) and like 16 to 18 section? Like both of them deal with claim. It's a bit confusing. सेक्शन 10 हो गया आपका सफिशिएंट डिस्क्लोजर। So section 10(4) deals with claim, right? And then section in the slide, like 16 to 18, that also something dealt with claim. So could you please elaborate more or maybe give some example? Hello everyone. हेलो मैम। ये सुरभि का क्वेश्चन है सेक्शन 10(4) और किसमें डिफरेंस? Yes, ma'am. ये 10 में पूछ Ma'am, रही है। section 10 16 to 18. सेक्शन 16 18 16 में to 18. उसमें अमेंडमेंट एंड डिविजनल एप्लीकेशन है। 10 में हो गया सफिशिएंट डिस्क्लोजर। तो डिविजनल एप्लीकेशन होता है कि जब मोर देन वन इन्वेंशन आपको फाइल करना हो तब। जैसे कि मेरा एक हेलमेट है, उसी हेलमेट में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने इन्वेंट किया है, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैं दो चीज पे क्लेम कर सकूं। मतलब अगर मैं पूरा क्लेम करूं तो वो एक इन्वेंशन आ जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि मैं इससे दो पार्ट में करके ये करूं, फाइल करूं, तो वो डिविजनल एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो यही 16 और 10 हो गया सफिशिएंट Okay. डिस्क्लोजर, यानी कि उस पेटेंट से रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, वो आप बस इसके साथ पेटेंट ऑफिस के साथ डिस्क्लोज करो। बीट ड्राइंग हो गया, क्लेम्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, जितना भी हो गया सारा कुछ। ये उसके बाद कौन ये इन्वेंटर कौन हो गया, जो भी हो, ये सारा फाइन। प्रतीक, let me add on. ओके। See, the section 10 says what will be the contents of the specification. जो ड्राफ्टिंग करते हैं हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का, उसमें आप एक क्लास में ले लूंगी छोटा सा, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि पहले उसमें फील्ड ऑफ इन्वेंशन होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि द इन्वेंशन रिलेट्स टू विच इन्वेंशन, वो फील्ड बताते हैं इत्यादि। एंड देन वेदर इट इज अ कंप्लीट और प्रोविजनल, ये रहता है। इसके बाद इसमें रहता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कि द बेस्ट मेथड, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू दे सकते हैं कि किस बेस्ट मेथड जिस फॉर द वर्किंग ऑफ इन्वेंशन, बेस्ट मोड। इसके बाद इसमें रहता है क्लेम्स रहता है, और क्लेम्स वी क्लेम या आई क्लेम से स्टार्ट होता है उसका प्रीएम्बल। और फिर उसमें रहता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का जो रेलेवेंट न्यूमेरल्स है वो फिर डिस्क्रिप्शन में रहता है, जिसको दोनों को आप मिला के जब पढ़ते हो तब आपको इन्वेंशन समझ में आता है। और एंड में रहता है एब्स्ट्रैक्ट, और टाइटल जो है आपका, ये पूरे ड्राफ्टिंग में कहीं टाइटल नहीं रहता है, टाइटल रहता है फॉर्म 2 पे। फॉर्म 2 जो कल बता रहे थे, फॉर्म्स का बात कर रहे थे, प्रतीक एक दिन सारे फॉर्म्स को दिखा देना। तो फॉर्म 2 में रहता है टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, एप्लीकेंट, एड्रेस, और वेदर इट इज प्रोविजनल और कंप्लीट, एंड द मैनर इन इट इज वर्क, एक सेंटेंस है वो लिखा रहता है। इतना सब रहता है। और उसके बाद क्या है कि ये जो आप 10(4) का बात कर रहे हैं, इसमें ये कह रहा है कि इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन डेजिग्नेटिंग इंडिया, द टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग्स, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड क्लेम्स
filed with the application shall be taken as the complete specification for the purpose of this act. इसका ये मतलब है कि सपोज कि कोई एप्लीकेशन है जो यूएस में फाइल हुआ है, फर्स्ट फाइलिंग, आई मीन प्रायोरिटी इज द यूएस एप्लीकेशन, लेकिन पेसिटिव रूट के थ्रू फाइल हुआ है, तो फिर वो विद इन 31 मंथ्स जो है उसको जो भी कंट्रीज में उनको मतलब एंटर करना है नेशनल फेस फाइलिंग, ही कैन डू. तो सपोज नाउ ही सिलेक्टेड इंडिया, उनको लगा इंडिया में पोटेंशियल मार्केट है, तो वो इंडिया को सिलेक्ट किए कि इसमें भी मैं नेशनल फेस फाइलिंग करूंगा. तो जब वो नेशनल फेस फाइलिंग के लिए इंडिया पेटेंट ऑफिस में फाइल करेंगे, दैट टाइम जो स्पेसिफिकेशन होगा वो कोई नया ड्राफ्टिंग नहीं होगा. इसका ये कहने का मतलब 10(4) सेक्शन 10(4 बता रहे हैं, वो जो स्पेसिफिकेशन होगा वो सेम होगा जो कि ऑलरेडी फाइल्ड है, जो यूएस में उनका डॉक्यूमेंट, सेम स्पेसिफिकेशन लेके हम लोग एंटर करेंगे इसमें इंडिया में. वही कह रहा है कि टाइटल है या फिर डिस्क्रिप्शन है, ड्राइंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्लेम्स है, ये फाइल करेंगे. इसमें एक प्रोविजन खाली ये देता है, जैसे कि अगर सपोज क्लेम्स यूएस वाले एप्लीकेशन में सपोज 40 क्लेम्स है, ठीक है, और इंडिया में जो है हम लोग जब देखते हैं, एनालाइज करते, तब हम लोग बताते हैं कि सपोज कि 11 नंबर क्लेम से सपोज 13 या 16 या 20 नंबर क्लेम जो है ये सब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्लेम्स है. तो वी कैन सजेस्ट the applicant that these method of treatment claims are not allowable in India, so we can enter the national phase with a deleted set of claims, but we cannot amend at that stage. You are getting the difference between these two words, deleting and amending. Yes, ma'am. तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कल मैंने बताया था कि 1 to 10 क्लेम तक वो फाइलिंग फी में इंक्लूडेड होता है फीस, और अगर आपका क्लेम्स जो नंबर ऑफ क्लेम्स और बढ़ गया 11, 12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पर क्लेम फिर फीस ऐड होता है 1600 पर क्लेम, इस तरह से. तो जब आप नेशनल फीस फाइलिंग इंडिया में कर रहे, सपोज आपको 40 क्लेम्स है जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसके अनुसार, तो उतना क्लेम्स का मैंने 10 क्लेम रख लो फ्री है, फिर 30 क्लेम्स का फीस देना पड़ रहा है. तो सजेस्टिव ये होता है कि हमें पता है कि इंडियन पेटेंट एक्ट के हिसाब से सपोज ये सब क्लेम नॉट अलाउएबल है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऐसे करके सपोज कुछ क्लेम्स है, तो देयर एंड देन हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि इन क्लेम्स को हम यहीं पे डिलीट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ क्लेम्स फिर कम हो जाता है, तो फीस भी थोड़ा कम हो जाता है. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो ये चीज है, वो 10(4) जो बोलता है कि आप एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन जो ऑलरेडी कहीं पे फाइल्ड है उसी को लेकर वही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन माना जाएगा आपका, अगर आप इंडिया में फाइल कर रहे हैं थ्रू नेशनल फेस फाइलिंग. कंटेंट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, डिलीट आप कर सकते हो दैट टाइम थोड़ा सा, बट नॉट अमेंडिंग. उसके बाद हम लोग फिर सजेस्ट कर सकते हैं कि बाय वे ऑफ फॉर्म 13 वी कैन नाउ डू द अमेंडमेंट इन द क्लेम्स, वॉलेंट्री अमेंडमेंट. अमेंडमेंट आप दो टाइम कर सकते हैं, एक तो वॉलेंट्री अमेंडमेंट वो होता है जब एप्लीकेंट को खुद पता है या खुद उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा अपना स्पेसिफिकेशन कुछ क्लेम्स को थोड़ा अमेंड करूं, तो वो कर सकता है. दूसरा, जब प्रोसिक्यूशन स्टेज में जाता है और कंट्रोलर जब साइट करता है डॉक्यूमेंट्स और उसके ऑब्जेक्शंस को कंप्लाई करने के लिए, देन आल्सो वी डू द अमेंडमेंट इन द क्लेम सो दैट वी ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द कंट्रोलर टू establish the novelty inventiveness of the invention. So I suppose this is clear. और जो सेक्शन 16 में बता ही रहा था प्रतीक, that is a divisional application, जो जिसमें होता है कि if there is no unity of invention in the claims, that time, ये भी दो टाइम में होता है, या तो voluntarily आप खुद कर सकते, आपको खुद लग रहा है कि मेरा जो क्लेम सेट है वो दो इन्वेंशन बता रहा है, मतलब उसमें कोई यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है कि ये एक ही ड्राफ्टिंग में, एक ही स्पेसिफिकेशन में कवर हो, तो दैट टाइम आप खुद ही कुछ क्लेम्स को वहां से डिलीट कर लेते हैं और फिर एक नया फाइलिंग करते हैं, तो उसका पेरेंट फाइलिंग यही रहेगा और इस डिविजनल एप्लीकेशन कहलाएगा. और दूसरा फिर एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन समटाइम्स द कंट्रोलर ओनली सजेस्ट, या कंट्रोलर के ऑब्जेक्शंस को कंप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ क्लेम को डिलीट करके फिर वी फाइल अ डिविजनल एप्लीकेशन. तो ये सेक्शन 16 में बता रहा है. और एक और है सेक्शन 54 जिसमें कि वो आएगा पेटेंट ऑफ एडिशन, वो फिर अलग एक चीज है. अभी हमको लग रहा है आपको ये डिफरेंस आपने पूछा था 10(4) है ना? Yes, ma'am. 10(4) और 16, तो 16 इज डिविजनल एप्लीकेशन और 10(4) है कि जैसा एप्लीकेशन आपके दूसरे कंट्री में फाइल हुआ है, अगर आप
उसी का नेशनल फेज इंडिया में फाइल कर रहे हैं तो आपका स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग सेम होगा, उसी को लेके आप एंटर करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Thank ओके you. प्रतीक, ओवर टू यू। ओके, तो कोई और क्वेश्चन है अ, यहाँ तक? इसके बाद नो सर। ठीक है, तो ये सेशन एंड करते हैं। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट पेटेंट का क्लास आप लोगों का, तो यहाँ से रिवोकेशन और अपोजिशन वाला। उसके बाद लाइसेंसिंग है, कंपलसरी लाइसेंसिंग और रेमेडीज हो गया, तो वो आपका हो सकता है दीप नारायण से लें, Next पता week चल we can जाएगा आप have लोगों trademark sessions, and को। ओके next to next week we can they again resume with patents and with the Gautam's classes. ओके, तो आप लोगों का नेक्स्ट ट्रेडमार्क क्लास होगा, तो जैसा आप लोगों को शेड्यूल में वहाँ पे बुक में पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, तो आप लोग एग्जिट हो जाइए खुद से। Thank you, sir. तो Thank you, sir.